हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना जो एमसीक्यू सेशन चल रहा था पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक का, जिसका चैप्टर का नाम था कौन सा, कोल्ड वार। तो इसके हम लोगों ने 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 21 क्वेश्चन नंबर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, वाई डिड द क्रिटिक सेड इट वाज अननेसेसरी टू ड्रॉप द बॉम्ब्स। मतलब जापान पर जो बॉम्ब गिरे थे वो अननेसेसरी थे। क्रिटिक ऐसा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं वो हमें देखना है। तो इसका आंसर है बी, क्योंकि जापान उस टाइम पर सरेंडर करने वाला था और उनने अपनी पावर दिखाने के लिए जापान पर बम डाल दिए। ओके। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स व्हाट वाज द रीज़न फॉर अमेरिकन बॉम्बिंग जापान। अमेरिका ने जापान पर बॉम्बिंग की, इसके क्या रीज़न थे। इसका रीज़न क्या था, मॉस्को को दिखानी थी अपनी पावर कि भैया मैं ही हूँ इस वर्ल्ड का करता धरता, मतलब कि सबसे जो सुप्रीम हूँ मैं हूँ। किसको दिखाना था, सोवियत यूनियन को, यूएसएसआर को। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि द फर्स्ट नॉन अलाइनमेंट समिट वाज हेल्ड इन ईयर 1961। कहाँ पे हुई थी, बेलग्रेड में हुई थी। ओके। फोर्थ क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, अकॉर्डिंग टू द यूएसए सपोर्टर हैव यूएसए ड्रॉपिंग ऑफ ए एटॉमिक बॉम्ब्स वाज नेसेसरी टू। ये नेसेसरी क्यों था, इसका नेसेसरी का होने का कारण कौन कौन से थे। पहला था टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइज अलाइव, जो अलाइड जो जिंदगी थी ना उनको बचाने के लिए। दूसरा क्या था, वार को जल्दी से जल्दी ख़त्म करनी थी, किसको, यूएसए को, इसलिए उसने बॉम्बिंग कर दी। ऐसा यूएसए के सपोर्टर बोलते हैं। ओके। अब आते हैं हमारे 25th क्वेश्चन पे, एटॉमिक बॉम्ब ऑफ यूएसए ऑन हिरोशिमा वाज कोड नेम। उसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था, बताओ क्या नाम था इसका, लिटिल बॉय। ओके। लिटिल बॉय था और एक था फैट मैन। फैट मैन किसका नाम था, फैट मैन था दूसरे वाले का जो कि नागासाकी पर गिरा गया था। ओके। और ये वेट में भी ज़्यादा था, किससे, जो लिटिल बॉय था उससे फैट में भी ज़्यादा था ये, मतलब वो फैट नहीं बोलते, जो इसका वेट होता वो। ओके। अब बात आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, द यील्ड ऑफ लिटिल बॉय एंड फैट मैन। देखो आगे ना कितने किलो टन्स के थे। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हमारा, इसका आंसर हमारा 26 का सी, 50 और 21 केजी। ओके, केजी नहीं, किलो टन, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 27, बाय द अर्ली 1950 द यूएसए एंड यूएसएसआर वर ऑलरेडी मेकिंग थर्मोन्यूक्लियर वेपन हैड यील्ड बिटवीन। कितने किलो, मतलब कितने किलो के थे, कितनी पावर थी उनकी, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। ये थे 10 एंड 15,000 किलो टन, मतलब 10 एंड 15,000 किलो टन के थे ये बम जो बना रहे थे, कौन, यूएसए और यूएसएसआर मिलकर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन टू रिवाइवल पावर आर द पैशनेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन कैपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग डेथ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अनकैपेबल टू ईच अदर ए फुल फ्लेज्ड वार। ये क्या था, ये क्या था कि जो इसके हम लोगों ने देखना, व्हेन द राइवल पावर आर द, क्वेश्चन को एक बार आप दोबारा पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा। तो इसका आंसर क्या है, अनलाइकली। इसका मैं बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगा ठीक से। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि 29 क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट हैपन इन द लॉजिक ऑफ डिटरेंस सिचुएशन। लॉजिक ऑफ डिटरेंस सिचुएशन में क्या हुआ था ये हमें देखना है। ओके। तो बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू retaliate against an attack, cause so much destruct that neither can afford to initiate war, neither side would want to risk। मतलब कि क्या था, इसका आंसर हमारा डी, मतलब बोथ साइड हैव कैपेसिटी टू रिट्रीट अगेंस्ट द अटैक, मतलब दोनों के पास इतनी कैपेबिलिटी थी कि वो दोनों एक दूसरे से वार कर सके। क्योंकि वेपन में तो सब अपने आप को माहिर कर ही रहे थे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो आर्म रेस चल रही थी, तो वही कॉन्सेप्ट है ये। कोज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नाइदर कैन अफोर्ड द इनिशिएट, मतलब कोई भी ये जो बम बारी गिरते जो युद्ध होता है इसको कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है, डी।
30 क्वेश्चन कौन सा, व्हेन डिड द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अक्योर, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कब हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन बी 1962 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी मतलब कि अब तो तुम्हारा एमसीक्यू बेस्ड हो गया, बट जब ये रिटर्न होता था ना, सब्जेक्टिव होता था, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उस टाइम पर भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, इन स्पाइट बीइंग एन टेंस्ड फॉर्म ऑफ रिवाइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स रिमेन्ड ए कोल्ड एंड हॉट और शूटिंग वार ड्यू टू, ये इसे कोल्ड एंड हॉट और शूटिंग वार किसके लिए बोला जाता है, क्या रीज़न है इसको ये नाम दिया गया, ये क्या है, लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ये युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ क्या थे, दूर से ही दोनों लड़ रहे थे, अलाइंस के थ्रू लड़ रहे थे, छोटे मोटे जो इनके जो अलाइंस थे ना उसके थ्रू लड़ रहे थे, डायरेक्ट कभी वार में आए नहीं। ओके, द डिटरेंस रिलेशन प्रिवेंट वार बट नॉट, इसने क्या नहीं रोका, इसने वार को तो रोक दिया, बट इसने क्या नहीं रोक पाया, ये नहीं रोक पाया हमारा रिवाइवलरी बिटवीन पावर। ओके, ये रिवाइवलरी बिटवीन पावर नहीं रोक पाया। क्वेश्चन नंबर 33, इन द डिटरेंस रिलेशनशिप बोथ ब्लॉक्स लेड बाय द सुपर पावर, ठीक है, रिस्पेक्टेड टू बिहेव एज क्या, ऑप्शन ए रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल एंड विजिलेंट, केयरफुल, ऑनेस्ट एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम देखा ना रिस्पॉन्सिबल थे दोनों, क्योंकि उन्होंने वो नहीं करा, युद्ध नहीं करा ना, उन्हें पता था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर युद्ध कर देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं एक्चुअली में। ओके, क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन टू सुपर पावर एंड द ब्लॉक्स लेड देम आर इन ए रिलेशनशिप फाइटिंग wars will be massive destructive, when two power said, when two power and superpower and the blocks led them are in a dash relationship fighting wars will be massive destructive। इसका आंसर क्या हो गया, डिटरेंस, डिटरेंस रिलेशन, डिटरेंस था, फ्रेंडशिप थी, फाइटिंग वार थी, ये सब इनमें था। अब आता है क्वेश्चन 35, कोल्ड वार मैनेज टू इंश्योर, कोल्ड वार ने क्या इंश्योर करा था, पहले आप इनके सारे ऑप्शन देख लो एक बार। ह्यूमन सर्वाइवल इसने इंश्योर करा था कि भैया ह्यूमन सर्वाइवल होना चाहिए, वॉर नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो आपने देखा ना लॉजिक ऑफ डिफरेंस का क्या बोलता है कि वॉर नहीं हुई, बस दोनों डरा रहे थे दूर दूर से अपने आर्म्स के थ्रू, अपने जो न्यूक्लियर पावर्स के थ्रू, ठीक है। व्हेन वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्मलाइज्ड इनटू ऑर्गेनाइजेशन, वेस्टर्न अलायंस ये फॉर्मलाइज कभी हुई थी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में। पहली बात तो आप लोग देखो कि मैंने आपको बताया था, एक होती है ईस्टर्न अलायंस, एक थी वेस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस में क्या कौन से थे, कैपिटलिज्म वाली, कैपिटलिज्म किसने अपनाई थी, यूएसए ने अपनाई थी, ठीक है। अब देखो तो वेस्टर्न अलायंस वाज फॉर्म्ड इनटू ऑर्गेनाइज्ड, ये कब ऑर्गेनाइज हुई थी, तो इसका आंसर क्या हमारा, नाटो, अप्रैल 1949। ये सीटो और सेंटो भी इसी की एक बोलते हैं सब ब्रांच है, एशिया के, साउथ एशिया में, इन सब में यहाँ पे एरिया में ये नाटो की ही ब्रांच थी, ठीक है। आगे इसमें पढ़ेंगे क्वेश्चंस, अभी आगे लेके आऊँगा तो उनमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नाटो इज़ एन एसोसिएशन ऑफ, कितनी कंट्रीज़ का एसोसिएशन था नाटो, ये थी 12, ठीक, 12 कंट्रियों का एसोसिएशन था, ये याद रखने वाली बात है। इसमें जापान भी था, पाकिस्तान भी था, और भी काफ़ी कंट्री थी जो इसके अंदर इंक्लूड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ईस्टर्न अलायंस आल्सो नोन एज, भाई मैंने बताया था ना, एक थी वेस्टर्न अलायंस, एक थी ईस्टर्न अलायंस। ईस्टर्न अलायंस किसको थी, यूएसएसआर की, यूएसएसआर किसको फॉलो करती थी, कम्युनलिज्म को फॉलो करती थी, ओके। तो ये क्या था, वार्सा पैक्ट, इसका आंसर हो जाएगा वार्सा पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ईस्टर्न अलायंस वाज क्रिएटेड इन, द ईस्टर्न अलायंस वाज क्रिएटेड इन डैश एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर, किसको काउंटर करने के लिए, हमारे जो है क्या, जो ईस्टर्न अलायंस की जो पावर थी क्या, कब बनी थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर होगा 1955 में बनी थी, और किसको काउंटर करने के लिए बनी थी, नाटो। नाटो किसका था, यूएसए का था, बोलो तो वेस्टर्न अलायंस का एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक अलायंस का ग्रुप था, ओके।
लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का कि इन ईस्ट एंड साउथ एशिया एंड वेस्ट एशिया द यूनाइटेड स्टेट बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कोल्ड, कौन कौन से अलायंसेस ने बनाया था, अब बताओ। मैंने बताया था ना कि आगे पढ़ेंगे सीटो और सेंटो। ये नाटो जो था ना हमारा यूएसए का, इसी के पार्ट थे, इसी के पार्ट थे, इसे इन्होंने बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया था। ओके, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त हो जाता है। आने वाले लेक्चर में हम लोग और भी डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे, थोड़ा सा अच्छी डिस्कशन करेंगे, ताकि जो आपका जो कॉन्सेप्ट हो और भी अच्छा बिल्ड हो और समरी आपको पूरी रिकॉल हो जाए, आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।